गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं प्रोफेसर विकास कुमार, शकुनी चौधरी, कॉलेज ऑफ एजुकेशन, पार्वती नगर, लखनपुर, तारापुर, मुंगेर से। आज मेरी कक्षा डीएलएड प्रथम वर्ष के लिए है, जहां मैं आप सबों को F4 दैट मीन्स विद्यालय संस्कृति परिवर्तन और शिक्षक विकास के बारे में बताता हूँ। इनको पढ़ाते हुए मैंने आपको इससे पहले ही बहुत सारे वीडियोज, नोट्स पीडीएफ के रूप में भी दिए हैं। आशा है कि आपको उससे लाभ होता होगा। आप इसे पढ़ेंगे, जरूर लाभान्वित होंगे। चलिए आगे इसी को जारी रखते हुए जो आज मैंने विषय वस्तु चुना है वह मेरा विषय वस्तु है कक्षा कक्ष का प्रबंधन। क्योंकि अधिगमकर्ता यानी छात्र को अगर उचित तौर पे कक्षा में स्थान ना मिले या कक्षा का बनावट उचित रूप से ना हो, कक्षा उचित तरीके से ना हो, तो अधिगमकर्ता को पढ़ने में रुचि नहीं होती है, ना ही पढ़ाने वाले अध्यापक में। और इसीलिए इस विषय को मैं विस्तृत रूप से आपके सामने लाने जा रहा हूँ। यह है कक्षा कक्ष का प्रबंधन। तो इसके बारे में कुछ हमारे शिक्षाविद के विचार हैं जो इस प्रकार है। पहले शिक्षाविद है हमारे जॉनसन एवं ब्रुक्स। जॉनसन और ब्रुक्स के अनुसार कहा गया है कि यह एक संगठनात्मक कार्य प्रणाली है। मतलब कक्षा कक्ष एक संगठनात्मक कार्य प्रणाली है जिसमें विविध प्रकार के वातावरण में कार्य किए जाते हैं, जिनके परिणाम स्वरूप मन में कुछ विशेष मूल्य विकसित होते हैं, जैसे कि मनुष्यों के प्रति आदर, उनके प्रति निष्ठा, आत्मनिर्देशन, सामूहिक संयोजन इत्यादि। अब मैं बताने जा रहा हूं अवधारणात्मक अर्थ। कक्षा कक्ष का अर्थ क्या होता है? कॉन्सेप्चुअल ऑफ क्लासरूम। अवधारणात्मक दृष्टिकोण से कक्षा कक्ष प्रबंधन को देखने में व्यक्ति प्रबंधन के प्रति हाल के कुछ उपागम पहचानता है, जैसे उद्देश्यों द्वारा प्रबंधन, व्यवहार सुधार, कार्य व्यवहार संबंधी विश्लेषण और आकस्मिकता का प्रबंधन। इसके अंतर्गत अध्यापक विभिन्न कार्य करते हैं, जैसे कि योजना बनाना, व्यवस्था करना, समन्वित करना, निर्देशित करना, नियंत्रित करना और व्यवहार का आदान प्रदान करना। अब कक्षा कक्ष पढ़ाते हुए कुछ समस्याएं भी होती है, उसका समाधान भी होता है। तो मैं उन समस्याओं की ओर आपका ध्यान आकर्षण करने का प्रयास करूंगा। कक्षा कक्ष प्रबंधन संबंधी समस्याएं। एक अच्छे कक्षा कक्ष की व्यवस्था का तत्कालीन उत्तरदायित्व कक्षा अध्यापक का होता है और स्थायी उत्तरदायित्व संस्था के प्रधान का होता है। कक्षाओं में विभिन्न सुविधा देने का कार्य विद्यालय अधिकारियों का है और फिर उन सुविधाओं का सही प्रयोग करना अध्यापक का कार्य है। परंतु छात्रों की समस्या बहुत बड़ी विद्यालय संबंधी प्रबंध से होता है। इसके अंतर्गत आती है कक्षा कक्ष में अत्यधिक छात्रों की संख्या। इसका मतलब यह होता है कि किसी कक्षा में जरूरत से ज्यादा बच्चे होते हैं। जैसे आज की कक्षा प्रणाली में कहा गया है कि एक कक्षा में 40 बच्चे होने चाहिए, 30 से 40 बच्चे। अगर वहां बच्चों की संख्या ज्यादा होगी तो अध्यापक को उन्हें नियंत्रित करने में, अनुदेश देने में कठिनाई होगी। तो पहली समस्या आती है कक्षा कक्ष में छात्रों की संख्या अधिक होना। तो इसका सुझाव क्या होगा? कक्षा कक्ष में छात्रों की संख्या को 40 से अधिक नहीं रखना। आगे आता है इसका अशैक्षिक वातावरण। कक्षा कक्ष में प्रचलित वातावरण शैक्षिक का नहीं होना, वह दलीय और पक्षपात की नीति चलती है। ऐसे में हमें चाहिए क्या? बच्चों को सिर्फ बच्चों की नजर से देखें, ना उनमें किसी प्रकार की जात पात धर्म आदि का विभेद हो। जो सीखने आए हैं उन्हें सिखाने का कार्य करें।
यह एक शैक्षणिक वातावरण है। इसके अतिरिक्त जो भी गतिविधियां किया जाता है, चाहे वो जिनके द्वारा किया जाए, वह अशैक्षणिक गतिविधियां कहलाएगी और यही अशैक्षणिक वातावरण है। दूसरा, कार्य का अत्यधिक भार होना। अध्यापक के लिए नियत भार होना चाहिए। अगर अध्यापक के ऊपर कार्य का भार अधिक हो जाएंगे तो वह ऊब जाएंगे, और अगर रुचि नहीं होगी तो वह विद्यार्थियों के ऊपर अच्छे से ध्यान नहीं दे पाएंगे। इसके अंतर्गत वे विद्यार्थी को उचित मार्गदर्शन नहीं दे पाएंगे। इसलिए शिक्षकों के ऊपर अत्यधिक भार नहीं होना चाहिए। दूसरा है अनुपयुक्त फर्नीचर। कक्षा में बच्चों के बैठने के स्थान बेंच, डेस्क, टेबल, कुर्सी के अतिरिक्त दूसरे किसी भी प्रकार का फर्नीचर नहीं होना चाहिए। तीसरा, रोशनदान की बुरी दशा। हम जानते हैं कक्षा को रोशन युक्त यानी उचित तरीके से प्रकाश की व्यवस्था हो, हवादार हो, ये अच्छे कक्षा कक्ष प्रबंधन की निशानी होती है। आगे देखते हैं अनुपयुक्त साधन। अनुपयुक्त साधन का होना बच्चों को गलत दिशा में ले जाता है, वहां ऐसे साधन नहीं होने चाहिए। तीसरे आते हैं पाठ्यक्रम से संबंधित क्रियाओं का अभाव। कक्षा में पाठ्यक्रम से संबंधित क्रियाओं का अभाव होने से अधिगमकर्ता के मन में क्षोभ उत्पन्न होती है और वो गलत दिशा में चले जाते हैं। तीसरा, अनुशासनहीनता। स्कूलों में अनुशासन सबसे महत्वपूर्ण है और हर स्तर पे महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब तक वे अनुशासन में नहीं रहेंगे तो वे अच्छे से कार्य नहीं कर सकते, सीख नहीं सकते। अनुशासन न सिर्फ बच्चों के लिए आवश्यक है, शिक्षकों के लिए भी आवश्यक है। तीसरे है निर्णय लेने में देरी। अगर शिक्षक निर्णय लेने में देरी करते हैं तो वह विद्यार्थियों के बीच में क्या कर सकते हैं, इसे कंफ्यूजन पैदा होता है। उसके अंदर शंका का भाव उभर आता है कि हमारे शिक्षक ही जब उचित निर्णय नहीं ले पाते हैं तो हम लोग कैसे निर्णय लें। आगे, पारितोषिक एवं दंड का अविवेकशील प्रयोग। अब बच्चे जो अच्छा करते हैं उन्हें पारितोषिक दिया जाना चाहिए, लेकिन जो बच्चे अच्छा नहीं कर पा रहे हैं तो उन्हें दंड का प्रयोग की जगह पर उन्हें अपने बताने के तरीके को बदलना होगा ताकि वो समझ सके। जब वो समझेंगे उनके लिए दंड की कोई आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि आज दंड विधान पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। हम किसी को दंड देकर नहीं सुधार सकते हैं। हाँ, उसको सलाह के द्वारा समायोजन किया जा सकता है, उसे समझाया जा सकता है। समझाने से सब कुछ सुधर जाता है। चलिए आगे देखते हैं अध्यापक और राजनीति। यह बहुत ही विचित्र सवाल है। अध्यापक का राजनीति से कोई संबंध नहीं होना चाहिए। जो अध्यापक ऐसा करते हैं वे अपने कर्म के और कर्तव्य के प्रति लापरवाह होते हैं। उन्हें शिक्षक बनने का कोई अधिकार नहीं है। आगे, शोर। कक्ष के समीप में दूसरी कक्षा का होना उतना उचित नहीं है। उसके बीच में कुछ गैपिंग होनी चाहिए ताकि वहां एक कक्षा के दूसरी कक्षा के बाल बच्चों के अध्यापक के पढ़ाने से जो भी ध्वनि उत्पन्न होती हो वह दूसरे को डिस्टर्ब ना करे, व्यवधान ना पहुंचाए, क्योंकि हम जानते हैं कि जो अप्रिय ध्वनि होती है वही शोर कहलाती है। आगे, इस कक्षा को मैं पढ़ाते हुए कक्षा प्रबंधन में बहुत सारी समस्याओं का भी मैंने वर्णन किया और इसके समाधान भी सुझाए। आशा है कि आप सभी को यह क्लास अच्छा लगा होगा। आप आगे इसी तरह से हमारे क्लास को जारी रखिए, क्लास में उपस्थिति बनाए रखिए, PDF पढ़िए, वीडियोज देखिए। समझ में ना आए तो मेरे नंबर पे आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, वो भी लेकिन जब आपकी ऑनलाइन क्लासेस जारी हो तब आप कॉल करेंगे। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। गुड डे।